हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस बाय शुभम सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले मैं आपको कुछ कहानी रिलेट करा देता हूँ हमारी, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। अब आप लोग बोलोगे सर ये लेट 18th सेंचुरी क्या होती है, टाइम पीरियड तो हमें कभी याद ही नहीं रहता, समझ में नहीं आता। तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपकी उम्र शायद अभी 16 से 17 साल होगी, या फिर 15 साल होगी, या फिर कुछ भी हो सकती है। तो हम लेते हैं 0 से लेकर 1 तक का टाइम पीरियड। तो ये कौन सा ईयर कहलाएगा? 1 ईयर कहलाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक का टाइम पीरियड लेंगे तो ये 2 ईयर कहलाएगा। इसी तरीके से 1700 से लेकर 1799 तक का पीरियड कौन सी सेंचुरी कहलाएगा? 18 सेंचुरी कहलाएगा। 19 सेंचुरी क्या होगी? सिंपल सी बात है, 1800 से लेकर 1899 तक का जो टाइम पीरियड होगा वो 19 सेंचुरी होगी। और इसी तरीके से 21st सेंचुरी कौन सी है? 2000 से लेकर 2099 तक हमारी 21st सेंचुरी है। तो उस टाइम हमारी फ्रेंच के अंदर, हमारे फ्रांस के अंदर क्या हाल चल रहा था सोसाइटी का, फ्रेंच सोसाइटी के क्या हालात थे, जो कुछ भी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कहानी शुरू हो जाती है 1774 में। 1774 के अंदर फ्रांस के नए राजा बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? लुइस 16 बन जाते हैं, जो कि बिलोंग करते थे बॉर्बन फैमिली से। और जब वो राजा बनते हैं, उनकी एज थी 20 ईयर्स। अच्छा, 20 साल की उम्र में राजा बने, नए नए राजा बने हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी इनकी कि हाँ यार, अब तो मैं राजा बन गया हूँ, अब मेरी मर्जी चलेगी सब जगह। लेकिन क्या होने वाला है ये तो बाद में पता चलेगा। तो ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड ही मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी। ठीक है, मैरी एंटोनी से उन्होंने शादी करी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का मामला समझ में नहीं आया। तो देखो, मैं चीजें बता दूं, 2 जगह हैं, एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है जो न्यूजीलैंड के पास पड़ता है। छोटा सा कॉन्टिनेंट है, बड़ा इंडिया से तो बहुत छोटा है, सुंदर सा कॉन्टिनेंट है। वहीं ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रिया एक छोटी सी जगह का नाम है, एक छोटा सा स्टेट होगा फ्रांस के पास। ठीक है, वहां की प्रिंसेस से इन्होंने शादी करी। लेकिन जब वो राजा बनते हैं तो उन्हें एक चीज मिल जाती है गिफ्ट के तौर पे, एम्प्टी ट्रेजरी। एक सेकंड में इसको दोबारा से हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको। यहां पे देखिए, अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब भैया, जब आप राजा बने हो, आपको इतनी बड़ी जायदाद मिल रही है, आपको लगेगा यार खजाना खाली है तो कैसे काम चलेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से बन जाता है, वाई वॉज दी ट्रेजरी एम्प्टी? ट्रेजरी खाली क्यों थी, खजाना खाली क्यों था? तो इसके बहुत सारे रीजन होने वाले हैं, तो हम पढ़ लेते हैं इसके मेजर मेजर रीजन क्या है। देखो, आप तो अपनी बुक में से पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट स्टोरी में समझाता हूँ। सबसे पहली चीज तो जो हमारे फ्रांस हैं, जो हमारा फ्रांस है, जो हमारे फ्रांस वाले भैया हैं, आप जो भी इसको बोलना चाहे, फ्रांस देश है, फ्रांस राज्य है, ये बिजी है लड़ाइयों के अंदर। और जब लड़ाई हो रही है, जब वॉर हो रहा है, तो भैया वॉर फ्री में तो लड़ नहीं सकते कि हाँ पत्थर उठाया मार के भाग गए। आपको क्या करना पड़ेगा? वॉर के लिए हथियार चाहिए, वॉर के लिए बहुत सारे ट्रूप्स चाहिए, इन सबको खरीदना पड़ेगा, इनके लिए पैसे जाएंगे। और पैसे कहाँ से जाएंगे? ट्रेजरी से जाएंगे। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है वो आएगा यहाँ से। यहां से देखना चालू करिएगा आप। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड द रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। एडेड टू दिस, वॉर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। तो ये वर्सेल्स का जो पैलेस है, वर्सेल्स का जो महल है, वो बड़ा सुंदर सा महल है पेरिस के अंदर। मैंने तो कभी देखा नहीं, आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया के अंदर भी लाल किला है, उस लाल किले को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और हम करते हैं क्योंकि वो हमारी धरोहर है। अंडर लुइस 16, फ्रांस हेल्प्ड the 13 American colonies to gain the independence from a common enemy, Britain.
अब ब्रिटेन कहाँ से बीच में आया, तो देखो सबसे पहले तो ब्रिटेन की एक छोटी सी गंदी सी आदत थी, वो ये आदत थी कि ये दूसरों के देश में जाता था, वहाँ कब्जा कर लेता था और बस अपनी कॉलोनी बना लेता था, जैसा उसने इंडिया में किया था वैसा अमेरिका में कर रखा था और बहुत सारी कंट्रीज में कर रखा था। अब अमेरिका क्या है, जो मिस्टर एफ है फ्रांस और मिस्टर ए है, ये दोनों दोस्त हैं और इन दोनों का एक दुश्मन है ब्रिटेन। अब वो सिंपल सी कहानी चलती है ना, दोस्त का दुश्मन तो दुश्मन होता है, तो ठीक है भैया अब मैंने दोस्ती की है तो निभाऊंगा। और इस दोस्ती को निभाने के चक्कर में फ्रांस उधार ले लेता है मार्केट से बहुत सारा। अ बिलियन ऑफ लेवायर ऑफ डेप्ट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लेवायर्स, तो बहुत सारा उधार ले रखा है, शॉर्ट में बोला जा सकता है। अब उधार ले रखा है तो भैया आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कितना देना है, 10% इंटरेस्ट देना है लोन पे। तो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ दिक्कत होने लग गई। फ्रेंच गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अब हमें तो बजट बढ़ाना पड़ेगा, बजट बढ़ाने के लिए क्या करूं, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे, किंग ने कहा। लेकिन इतना ही कहानी काफ़ी नहीं थी, आगे फ्रांस के और भी खर्चे हैं। वो बोलता है ना, एक प्यारा लाडला सा बच्चा है फ्रांस और उसके बहुत सारे खर्चे हैं घर में, तो उसके रेगुलर एक्सपेंसेस भी तो होंगे। आर्मी है बहुत बड़ी, उसे मेंटेन करना है, कोर्ट को मेंटेन करना है, गवर्नमेंट ऑफिसेस को मेंटेन करना है, यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करने के खर्चे। इन सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए फ्रांस ने सोचा भैया अब तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो अब तक की कहानी में हमने क्या देखा, अब तक की कहानी में देखा कि फ्रांस के राजा लुइस 16 रूलर बनते हैं, बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, 20 साल की उम्र में राजा बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी से, ठीक है। और आगे मैरी एंटोनी भी बोलते हैं इसे कुछ लोग, और मैरी एंटोनेटी भी बोलते हैं, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे ही वो राजा बनते हैं तो उन्हें मिलता है खाली खजाना। खाली खजाना क्यों मिलता है भैया, पहले वॉर में बिजी है, वॉर में बिजी है, बहुत बड़ा महल है उसे मेंटेन करना है, वॉर में बिजी थे, दोस्त की मदद करने के लिए उधार ले लिया तो उधार का इंटरेस्ट भी देना है, और उसके बाद जो रेगुलर खर्चे हैं वो भी मेंटेन करने हैं। अब इस रेगुलर खर्चे को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि टैक्स दे कौन रहा है और कितना टैक्स दे रहे हैं ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जो है आने वाला है हमारा फ्रेंच सोसाइटी के नाम पे, वो मिलेगा आपको यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो द सोसाइटी ऑफ द एस्टेट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस, द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फ्यूडल सिस्टम, और इस पूरे पैराग्राफ को अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में से ही देखने को मिल जाएगी सोसाइटी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। देखिए फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक राजा होता है और उसके नीचे बहुत सारी प्रजा होती है, बहुत सारी प्रजा उसका कहना मानती है, मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उन लोगों के पास। और राजा के जो चमचे होते हैं, राजा के जो दोस्त होते हैं, वो भी प्रजा पे अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। ओल्ड रिजाइम का मतलब पुराना टाइम पीरियड, पुराने टाइम पीरियड को क्या बोला गया, फ्यूडल सिस्टम बोला गया। लेकिन जैसे ही 1789 आया, तो हमने पढ़ा था 1789 में भैया क्या हो गया था, रिवॉल्यूशन हो गया था, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। कैसे स्टार्ट हुआ था वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ओल्ड रिजाइम खत्म हो गया, नया सिस्टम आएगा, फ्यूडल सिस्टम हट जाएगा, कोई और सा सिस्टम आएगा। तो कौन सा सिस्टम आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। आगे की बात करें तो एक फिगर है, ये टेबल है जो बता रही है फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी। इस टेबल को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहीं से कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी फ्रेंच सोसाइटी। फर्स्ट पार्ट था क्लर्जी, सेकंड पार्ट था नोबैलिटी, थर्ड पार्ट थे पीजेंट या फिर थर्ड एस्टेट ही बोलते हैं उसे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितने स्टेट में डिवाइडेड थी फ्रांस सोसाइटी, तो आप बोलोगे फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट वाज क्लर्जी, सेकंड वाज नोबैलिटी, थर्ड वाज थर्ड एस्टेट। अच्छा, अब इन क्लर्जी, नोबैलिटी और थर्ड स्टेट का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले जान लो क्लर्जी क्या होते हैं। क्लर्जी वो ग्रुप है जो चर्च से रिलेटेड है। तो ये चर्च वाले इंपॉर्टेंट क्यों है, अरे भैया हमारे पास राजा होते हैं, राजा को पंडित जी थोड़ी सी सलाह देते हैं ना, अश्वमेघ यज्ञ करवाना है नहीं करवाना, कौन सा मुहूर्त अच्छा है कौन सा मुहूर्त खराब है, धर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। वहाँ पे मंदिर होता है तो मंदिर के चर्च होते हैं, चर्च के अंदर जो लोग होते हैं वो उन्हें हेल्प करते होंगे। तो क्लर्जी वो ग्रुप है जो चर्च से रिलेटेड है। नोबेलिटी कौन है, नोबेलिटी है राजा के भाई बंधु, फ्रेंड, सहेली, सहेले, जितने भी यार दोस्त हैं राजा के, वो सारे क्या है, नोबेलिटी है।
आगे की बात करी जाए, जो थर्ड स्टेट है वो बेचारा गरीबों का मारा है, उसके अंदर मिलेंगे आपको पीजेंट्स, छोटे मोटे वर्कर, लेबर्स वगैरह, मतलब कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट के अंदर है और फर्स्ट और सेकंड स्टेट में कम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन लोगों को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। प्रिविलेजेस मतलब बर्थ राइट मान के चलते हैं ये, कि हमें ये बचपन से दिया गया है। किस तरीके से दिया गया है? दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं जी, जरा देखते हैं फटाफट से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। टैक्स ही नहीं देना, तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं उस जमाने में तो ये सोच चलता होगा जैसे आज के जमाने में होता है ना, किसी अमीर के घर में पैदा हो जाओ ऐश ही ऐश होंगे, वैसे बस आपको इन दोनों सोसाइटीज के अंदर इन दोनों पार्ट में पैदा होना है, क्लर्जी और नोबैलिटी में, आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। और जब ये दोनों टैक्स नहीं देंगे तो ओवरऑल टैक्स कौन देने वाला है? थर्ड एस्टेट देने वाला है। सोने पे सुहागा नहीं लगेगा यहाँ पे लगेगा करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो छोटे से लोग हैं, इनकम उनकी है नहीं, ऊपर से आपको टैक्स भी उन्हीं से लेना है। चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टाइट्स from the peasants, and finally all the member of the third estate has to pay taxes to the state including the direct tax called tele। तो दो तरीके के टैक्सेस लग रहे थे वहाँ, टेट्स और टेलेस। जो टेट्स थे वो बेसिकली दिए जाते थे चर्च को और टेले दिया जाता था कोर्ट को। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये दोनों टैक्सेस क्या है, तो सबसे पहले बता दूं, देखो जो जब जैसे ही आपकी कोई इनकम होगी, आपकी कोई खेती हो जाएगी, आप जो भी प्रोड्यूस करोगे उसका 1/10 चर्च को दे के आ जाओगे और कोर्ट अपने हिसाब से टैक्स रेट देगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये आती है कि खजाना क्यों खाली था, ये हमें पता चल गया कि इतने सारे रीजन थे, लेकिन इसके बावजूद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था खजाना खाली होने का, वो यही था कि पूरा टैक्स किसको देना है? थर्ड एस्टेट को देना है। जब थर्ड एस्टेट अकेला टैक्स देगा और इतने सारे जने खर्चा करेंगे तो क्या पूर्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जैसे कि सपोज करिए आपके बड़े भैया हैं, बड़े भैया की इनकम है 20,000 रुपीज़ और उनका खर्चा है 25,000 रुपीज़, तो हर महीने 5,000 तो शॉर्ट पड़ेगा ही ना, उन्हें कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा। अब इस डायग्राम की हेल्प से पढ़ते हैं हम, तो वही फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबैलिटी, थर्ड स्टेट में कौन कौन से आ रहे हैं? बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस, लेबर एंड सर्वेंट्स। अच्छा, एक और चीज जो इसके अंदर हल्की सी छूट गई, वो ये छूट गई थी कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो ठीक है चलो काम करवा लेंगे, लेकिन वो काम करवाएंगे किससे? तो वो थर्ड एस्टेट के लोगों से काम करवाते थे, अपनी मनमर्जी चलाते थे उनपे और उनसे अपने घर का काम भी करवा लेते थे। राजा उनसे पूरी सफाई वफाई करवा लेता था पैलेसेस की। तो ये सारी कहानी थी फ्रेंच सोसाइटी की और वहाँ के टाइम पीरियड की। तो दोबारा से एक शॉर्ट रिवीजन हल्का सा। लुई 16 रूलर बने, 20 ईयर्स की एज में रूलर बने, शादी कर ली, खजाना खाली था। खजाना खाली क्यों था? इसके बहुत सारे रीजंस थे। वॉर में लगे हुए थे, दोस्त की मदद कर दी, उधार ले लिया, और टैक्स केवल एक जगह से आ रहा है। सोसाइटी की कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं। इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो 3 पार्ट है, क्लर्जी, नोबैलिटी और थर्ड एस्टेट। और 2 तरीके के टैक्सेस लग रहे थे, टिट्स और टेले। आगे की बात करें तो लेवायर क्या है? लेवायर एक करेंसी है। क्लर्जी मैंने बता दिया, टिटे मैंने बता दिया और टिले मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज की कहानी में इतना ही। अगली पार्ट में या फिर अगली सेक्शन में हम फ्रेंच सोसाइटी को और डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करें या फिर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें हिस्ट्री याद करने में हेल्प नहीं होती है या फिर जिन्हें हिस्ट्री याद करने के लिए हेल्प चाहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।